हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर पाया, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे। अब थोड़े नॉर्मल हुए हैं तो मैंने सोचा चलो जल्दी से वीडियोस बनाते हैं और जल्दी से जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना जल्दी हमारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट होगा वो उतनी जल्दी रिविजन्स वगैरह करेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करके रख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप्स ऑफ जेएनके। ठीक है, मैंने आपको पहले चैप्टर करवाया था, क्लाइमेट वगैरह करवाया था, उससे पहले मैंने आपको फिजियोग्राफी करवाई थी, पूरा ओवरव्यू वगैरह दिया था जेएनके का। लेकिन अब हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ जेएनके, उसके लास्ट में मैंने एमसीक्यूज वगैरह करवाए थे। तो जो क्लाइमेट होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है किस पे, एक तो लोगों पे जहाँ पे वो रह रहे हैं, और दूसरा किस पे होता है, उनकी क्रॉप्स पे। जो एरिया की क्रॉप्स होती है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है किसका, क्लाइमेट का। ठीक है, क्लाइमेट का असर तो होता है। अब क्लाइमेट वाले चैप्टर से मुझे याद आया कि मैंने एक एमसीक्यू वगैरह दिया था आपको, जिसका हमने आंसर चेक करना था कि इसका आंसर क्या आएगा। 16th ऑब्जेक्टिव था आई गेस, हाँ यही था, मैच वाला। मैच द फॉलोइंग, इसमें बताया गया है स्प्रिंग को क्या कहा जाता था, समर को क्या कहा जाता है, रेनी को क्या कहा जाता है और ऑटम को क्या जाता है। अब इसमें मैंने एक ट्रिक कर दी है, मैंने एक नाम ही गलत लिख दिया। ठीक है, अब वो नाम मुझे भी नहीं पता मैंने लिखा क्या, बस ये पता है कि मैंने नाम गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने कि एसएसबी के ही एग्जाम में देखा था कि सीरीज बाकी पूरी बनती थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि नाम गलत लिख दिया, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जो थे उसमें कंफ्यूज हो चुके थे। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्या होता है, सूंठ, यानी कि सेकंड वाला। अब सेकंड वाला किसी में है, यहाँ पे नहीं ना है, फर्स्ट में है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट वाले में 4 है फर्स्ट, फिर उसके बाद 1 है, 6 है। 6 तो कुछ आना नहीं वाला। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया। स्प्रिंग को हम 1 मतलब हरुड़ तो बोलते नहीं, ये भी गलत हो गया। स्प्रिंग को हम रिकॉर्ड, ये वर्ड ही क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता वर्ड क्या है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक करता हूँ। ठीक है, ये फोर्थ जो है ये मुझे भी नहीं पता। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चे, आंसर इसका आ जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, ये आ जाता है इसका आंसर। ये देखो पुराने जो पूरा बनाया हुआ था, ये पूरा का पूरा सामने हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। तो इसका आंसर जो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2, 4, 3, 1, मतलब कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एक ट्रिक दी गई थी, मैंने सोचा थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, लेकिन मैंने देख लिया स्टूडेंट ज़्यादा तेज है आजकल के, तो आंसर वो जो है इसका वो 6 आंसर जो है इसका वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी चेक किया, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर जो है वो ए ही लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो टॉपिक का नाम था, जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्रॉप्स ऑफ जेएनके। अब हमने देखना है कि हमारा जो क्लाइमेट वगैरह था वो क्रॉप्स पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, और जम्मू की पूरा का पूरा जो क्रॉप्स वगैरह जो है वो किस तरीके के हैं, कहाँ पे कौन से क्लाइमेटिक फीचर के क्रॉप्स हैं, किस पे कहाँ पे कौन से क्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे हमने आगे बढ़कर देखने हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा, एग्रीकल्चर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंसीडर की जाती है हमारे जेएनके की। जो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे जेएनके की, और हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 70% या 80% अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, हम नो डाउट हमारे यहाँ का सर्वे सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो होली सोली अगर मैं बात करता हूँ तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, अगर होली सोली हम बात करते हैं। अब बात करते हैं क्रॉप्स जो होती है वो कितने तरीके की होती है। क्रॉप्स की बात करनी है कि कितने तरीके की होती है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा, राबी क्रॉप्स। कौन सी आती है बच्चे, राबी क्रॉप्स। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना हमेशा डाउट होता है कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती है और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है। आजकल तो एक और टाइप ऑफ क्रॉप होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहली बात आती है जो कंफ्यूजन है कि राबी कब उगती है और खरीफ कब उगती है। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी ना ऐसे याद करने के लिए लगा दिया कि राबी सर्दी। ठीक है, राबी वाली जब उगती तो सर्दी में ही है, लेकिन फिर भी मैंने रिलेट करने के लिए अपने समझ के लिए, अपनी समझ की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने अपनी समझ के लिए मैंने ये लगाया है कि राबी सर्दी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेट किया, काम आएगा नहीं आएगा, पर मेरे थोड़े बहुत काम आया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब राबी क्रॉप्स जो है उनकी खासियत ये है कि वो एक तो सर्दियों में उगती है, दूसरी इनको विंटर में ही बोया जाता है। विंटर में इसको बोया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और इसको हार्वेस्ट मतलब इसकी जो कटाई वगैरह जो है वो कब की जाती है, अप्रैल से जून में। ठीक है,
राबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको बोया जाता है विंटर में, राबी क्रॉप्स को बोया जाता है विंटर में अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसको हार्वेस्ट वगैरह किया जाता है कब? अप्रैल से जून में, ठीक है। गर्मियों में ये पक्के बिल्कुल रेडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वीट की, बार्ले की, पीस की, ठीक है, ये हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बार्ले क्या होता है हमारा, ये जो जौ वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड, ये जो सरसों वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? राबी क्रॉप की, ठीक है। अब हम आते हैं खरीफ क्रॉप्स में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि राबी क्रॉप्स जो है वो सर्दी में उगती है, तो खरीफ कब उगती होंगी? गर्मियों में, ठीक है। ये उगती है ऑनसेट ऑफ द मानसून, मतलब मानसून जैसे ही स्टार्ट होता है हम इसको बोना शुरू कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है जैसे सर्दियां आने वाली होती हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स जो हैं इसको हम लोग कब बोना शुरू करते हैं? जब मॉनसून सीजन आने वाला होता है। जैसे ही मॉनसून सीजन आने वाला होता है हम लोग मैक्सिमम खरीफ क्रॉप्स को बोना शुरू कर देते हैं, और इसको कटाई वगैरह करते हैं। ये रेडी हो जाती है कब? सितंबर से अक्टूबर के टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गई हमारी मेज यानी कि मक्की, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन वगैरह, ये सारी के सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किसकी? हमारे खरीफ और राबी क्रॉप्स के, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो मोस्टली पूछा जाता है कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मतलब राबी क्रॉप्स कौन से सीजन में उगती है, खरीफ क्रॉप कौन सी सीजन में उगती है, राबी की एग्जाम्पल कौन सी है इसमें, या फिर खरीफ की एग्जाम्पल कौन सी है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं अपनी एक और क्रॉप में जिसका नाम है ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। अब मोस्टली जो है वो ज़्यादा बोली जाती है कि राबी क्रॉप है और उसके बाद खरीफ क्रॉप है, लेकिन एक ज़ैद क्रॉप भी होती है जो कि उगाई जाती है कब? राबी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है खरीफ और मतलब ज़्यादा क्रॉप जो है वो उगाई जाती है खरीफ और राबी के बीच में, ठीक है। मार्च का टाइम लगा लो, ठीक है, मार्च का टाइम लगा लो, और जो क्रॉप्स जो है वो जल्दी पक के तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारी जो क्रॉप्स है ये जल्दी जल्दी पक के पूरी तैयार हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ के अब आप देखते हैं जम्मू में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जम्मू में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसके बेसिस पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी मैंने आपको जो पूरा एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी JNK की इकोनॉमी है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, पॉपुलेशन है हमारी यहाँ की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन और मैंने फिर क्रॉप्स के बारे में बता दिया आपको, राबी क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, और ज़्यादा क्रॉप्स कौन सी होती है। उसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारे जम्मू कश्मीर का। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कौन सी क्रॉप्स जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में उगती हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है राइस, ठीक है। राइस जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी जम्मू कश्मीर की। राइस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और कश्मीर का सबसे ज़्यादा जो स्टेपल फूड कहते हैं ना कश्मीर का, वो राइस ही माना जाता है। राइस बहुत ज़्यादा कश्मीर में भी उगाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो राइस जो कश्मीर में उगाया जाता है ना, वो वैली खुद ही कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है। मैंने कंजप्शन बोल दिया, कंजप्शन ही कल्टीवेशन। अगर हमें राइस को उगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट। क्या चाहिए होता है बच्चा? हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट। मतलब इसको बोया जाता है मार्च और अप्रैल में। अब मार्च और अप्रैल में इसको बोया जाएगा तो डेफिनेटली ये खरीफ क्रॉप है जो कि गर्मी में उगती है, ठीक है। मार्च और अप्रैल में अगर इसको बोया जाएगा तो ये क्या है? खरीफ क्रॉप, जिसको कब उगाया जाता है? मार्च और अप्रैल में, और इसको हार्वेस्ट यानी ऑटम सीजन में इसकी कटाई वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना बड़ी बार एक पूछा गया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव एक पूछा गया है कि कहाँ का जो राइस है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी मतलब कहाँ की बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो आता है बेटा RS पूरा का जो राइस है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप की तरफ जिसका नाम है वीट। क्या नाम है बच्चे? वीट। वीट जो है एक राबी क्रॉप है, यानी इसको बोया जाता है सर्दी के सीजन में, ठीक है। और इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है? कूल, थोड़ा थोड़ा ठंडा और थोड़ा सा मॉइस्ट, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत बरसातें वगैरह हो जाए तो इस तरीके से मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसको बोया कब जाएगा? अगस्त के टाइम में, क्योंकि सर्दियां वगैरह आने वाली शुरू हो जाती है। अगस्त हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया, थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है और थोड़ा थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। उस टाइम पे इसको बोया जाएगा और इसको हार्वेस्ट वगैरह कब किया जाता है? मार्च से अप्रैल में। कब हार्वेस्ट किया जाता है बच्चे? मार्च से अप्रैल के टाइम में
और इसको रेनफॉल कितनी चाहिए 50 से 70। अब रेनफॉल अगर मैं बात करूं कि 50 से 70 की आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि आपको बताओ भाई 50 से 100 किस में चाहिए, 50 से 70 किस में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन आता है, अगर एसएसबी बहुत ही हाई लेवल पे भी आ जाती है ना, तब भी यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि बताओ जी ये राबी क्रॉप है, बताओ जी ये खरीफ क्रॉप है, ये उगती कहाँ पे है और इसके फीचर्स क्या होंगे, बस ये थोड़ा बहुत बताएंगे। इतना ज़्यादा डिटेल में वो नहीं आने वाले कि आप मतलब रेनफॉल बताओ कितनी है, या फिर एसएसबी का कोई भरोसा भी नहीं आता आजकल, धोखा देने में एक्सपर्ट हो गए हैं ये लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो है ना एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल जो है बच्चे जियाद क्रॉप्स की थी, ये मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें मेज की तरफ। ठीक है, मेज यानी मक्की की तरफ। अब मक्की को उगने में ना हमेशा हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चे? हॉट और ड्राई। ठीक है, मतलब जब बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है वही क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द मेज इज वेरीज फ्रॉम द 75 टू 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 टू 175 के बीच में इतना चाहिए होता है। यानी इसको मई से लेके, मई में बहुत तेज धूप होती है, मई में बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, तो उस टाइम पे इसको बोया जाता है और अगस्त नवंबर में इसको हार्वेस्ट यानी कटाई वगैरह इसकी कर दी जाती है। ठीक है, अब मैंने ना जितनी भी आगे क्रॉप्स वगैरह डाली है ना, वो सारी मंथ्स के हिसाब से मोस्टली डाली गई है। तो मंथ्स के हिसाब से मैंने डाली है, तो वो आपने खुद डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी क्रॉप राबी है, कौन सी क्रॉप आपकी खरीफ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो मेज है ना, कैरेवा लैंड जो होती है, कैरेवा लैंड कौन सी है? हमारी कश्मीर की जो लैंड है वो 3,03,000 एकड़ जो ज़मीन है कश्मीर की, वहाँ पे उगाई जाती है, जो कि कैरेवा सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। सैफरॉन वगैरह जो होता है ना वो उसी पे उगता है। ठीक है, तो उस पर ये लोग मक्की वगैरह भी उगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हमारी स्टेट में इसको उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? टोबैको की तरफ, तंबाकू की तरफ। ठीक है, लोग खुश नहीं हो जाना सुन के तंबाकू। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट एंड अ रिच कंटेनिंग द लाइफ। ठीक है, देखो बेटा, इसको उगाने के लिए ना हमेशा वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट मतलब ये भी कौन सी क्रॉप आएगी? खरीफ क्रॉप। कौन सी आएगी बेटा? खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप, राइटिंग गंदी है पर चला लेना यार थोड़ा बहुत। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो है वही हमेशा मतलब जी जो तंबाकू है वो भी एक खरीफ क्रॉप ही है। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट में इसको बोया जाता है, उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद हार्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इसको जब उगना होता है ना, ये कश्मीर में ही उगती है, जम्मू में बहुत कम, ना के बराबर ही लगा लो तुम लोग, तो ये कश्मीर में ही उगाई जाती है। अब जो सॉइल होती है ना उसमें लाइम यानी चूना वगैरह ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एसिडिक नेचर है उस पर फर्क पड़ता है और फिर ये टोबैको जो है वो उगता है पूरे कश्मीर में। ठीक है बेटा, जम्मू में इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, ये कहाँ पर ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है? कश्मीर में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेप सीड्स के बारे में। ठीक है, रेप सीड्स क्या होंगे, बाकी सीड्स वगैरह हम उसी की बात करेंगे, जैसे मस्टर्ड सीड हो गया, रेप सीड हो गया, लिंसिन हो गया, सेसम हो गया। ठीक है, ये मतलब हो गया हमारा ये जो तेल वगैरह होता है ना, जैसे ठीक है सरसों का तेल हो गया, फिर अलसी, ये जो होती है अलसी होती है। ठीक है, अलसी होती है। ठीक है, उसके बाद ये गेहूं का तेल हो, गेहूं नहीं सॉरी सरसों का तेल हो गया। ठीक है, फिर ये तिल का तेल हो गया। ये सारे के सारे जो सीड्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट, हॉट और मॉइस्ट मतलब ये भी खरीफ क्रॉप्स है, उसी में उगाए जाते हैं। ये पूरे के पूरे कश्मीर रीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अनंतनाग में और श्रीनगर में, ये ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन वगैरह होती है। और यही जो है मतलब दो ऐसे सेंटर्स आते हैं, अनंतनाग और श्रीनगर, जहाँ पे ये सीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उगाए जाते हैं। कुछ 6700 एकर्स जो कश्मीर का रीजन है, अगर मैं हर पूरे के पूरे कश्मीर डिवीजन की बात करता हूँ तो वो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मस्टर्ड सीड्स हो गए, लिंसिन सीड हो गए, सेसम सीड्स हो गए, टोरिया हो गए, कॉटन सीड्स हो गए, सारे के सारे उगाए जाते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ क्रॉप की तरफ, जो कि है पल्सेस। ठीक है, दालें वगैरह होगी। हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है इसके लिए भी, पल्सेस को उगाने के लिए भी हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। यानी कि ये भी एक खरीफ क्रॉप है जो कि मैक्सिमम पैचेस में उगाई जाती है। छोटे छोटे लैंड्स एरिया जो होते हैं ना, प्लॉट्स वगैरह की बात करें, कनाल्स के हिसाब से हो गया, एकड़ के हिसाब से हो गया, उसमें उगाई जाती है। और जो कश्मीर में हमारी, जो कश्मीर वैली में हमारी पल्सेस वगैरह उगाई जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है और उसका स्वाद ही अलग होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर की एक फेमस क्रॉप की तरफ। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा महंगा स्पाइस भी कहा जाता है, लाखों के हिसाब से किलो में मिलता है ये। ठीक है, सैफरॉन, सैफरॉन जो है एक कैश क्रॉप है और ये ज़्यादा उगाई जाती है पंपोर रीजन में। ठीक है, कहाँ उगाई जाती है बच्चे? पंपोर रीजन में। ठीक है,
अब पंपोर रीजन में तो उगाई जाती है, हमारे जम्मू रीजन के भी ये जो किश्तवाड़ वगैरह एरिया आता है वहाँ पे भी सैफरॉन वगैरह उगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो पंपोर का ये सैफरॉन है वो वर्ल्ड में पूरा फेमस है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे जो सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल लगती है जिसमें सैफरॉन उगता है, वो होती है कैरावस। अब इसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है, अब ये लोग क्या करते हैं कि इसकी जो खेती बाड़ी करते हैं ना, तो वो ऐसे छोटे छोटे प्लॉटिंग के हिसाब से करते हैं कि 1.5 मीटर का होगी क्यारी, दूसरी 1.5 मीटर की क्यारी होगी, तीसरी 1.5 मीटर की क्यारी होगी, इस तरीके से किया जाता है। और इसको पूरा का पूरा प्रिजर्व करने के लिए ना ऐसे जैसे कहते हैं ना छोटी मोटी वो लगा दी होती है, बन्नी टाइप लगा दी होती है, ताकि ये जो है वेस्ट ना हो या खराब ना हो। ठीक है, अराउंड 3000 एकर्स जो है वो सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए लगा है पंपोर में, 3000 एकर्स। ठीक है, ये लगता है कि 3000 एकर्स है और 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए किलो है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें मतलब इसको 1 किलो इकट्ठा करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा एरिया जाता है, कि इतना बड़ा एरिया में सिर्फ हमारी 1 किलो ही जो है वो सैफरॉन वगैरह उगाया गया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सैफरॉन उगाने में। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है तो कमाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, और ये मेहनत करने के लिए भी बड़ा ज़्यादा जिगरा वगैरह चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी कौन सी क्रॉप आती है, गनहार। ठीक है, जिसको हम अमरनाथ या अमरनाथ भी बोलते हैं। ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम लोग कहते हैं ना जैसे तिल वगैरह। ठीक है, ये उस तरीके से होती है जिसको हम लोग फास्ट वगैरह जब होता है शाम को खाते हैं। ठीक है, इस पर गुड़ वगैरह ऐड करके इसकी वो बनती है छोटी सी मतलब लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं इसके। ये मैक्सिमम मिल्क के साथ ही कंज्यूम की जाती है, और इसमें क्या होता है कि इसको 2-4 बार फ्लो करो फिर ये उगती है। ये पर्पल कलर की होती है और इसके बाद उसके तिल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वैली ऑफ कश्मीर में ही ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ, बारले की तरफ। किसके ऊपर बढ़ना है, बारले। बारले का मतलब होता है जौ से क्या बनती है, बेर। क्या बनती है, बेर। ज़्यादा खुश नहीं होना नाम सुन के, सिर्फ बेर ही बना रहे हैं हम, ला नहीं रहे कुछ भी। ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट एंड द लेस रेनफॉल। कोल्डर क्लाइमेट और लेस रेनफॉल मतलब ठंडी मतलब मौसम और थोड़ी कम ही रेनफॉल होती है, जो कि बारले के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। ये अक्टूबर से लेके नवंबर तक इसको सो किया जाता है, मतलब बोया जाता है। यानी कि ये कौन सी क्रॉप है, ये एक राबी क्रॉप है। ठीक है, ये एक राबी क्रॉप है। लद्दाख में जो बारले होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अच्छी क्वालिटी की होती है। हमारे जम्मू रीजन में भी उधमपुर और किश्तवाड़ में बारले उगाई जाती है। उधमपुर में और किश्तवाड़ में भी बारले वगैरह उगाई जाती है। और ये कुछ लगा लो 51,000 एकर्स का जो एरिया है वो हमारा किस में आ जाता है, इसकी पूरे के पूरे प्रोडक्शन में आ जाता है बारले वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप में आते हैं हम लोग किसमें, शुगर केन में। किसमें आता है बच्चे, शुगर केन में। शुगर केन को उगाने के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चे, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें मतलब जो रेनफॉल होती है वो भी काफ़ी हाई रिक्वायर्ड होती है। फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और इसमें लाइम ऐड होना चाहिए, मतलब चूना वगैरह ऐड होना चाहिए, ताकि एसिडिक कंटेंट जो होता है सॉइल का वो बना रहे। ठीक है, अब ये ज़्यादा उगाई जाती है RS पुरा में। अब मोस्टली जो शुगर केन का क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा जो होता है वो सैफरॉन वगैरह हो गया या फिर कुछ सीड्स वगैरह पे होता है, इन्हीं पे क्वेश्चन दिया जाता है। अब ये शुगर केन जो है वो कठुआ में, अखनूर में, जम्मू तहसील में और RS पुरा के रीजन में उगाई जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी 9 क्रॉप्स होगी, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल जो कट शॉर्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही कराया है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, टी जो है उसको वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, तो अब ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि टी कौन सी क्रॉप है, मैंने लिखा तो नहीं दे, हाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताओगे कि ये एक राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या ज़ियाद क्रॉप है, टी। ठीक है, अब टी जो है उसको थोड़ी बहुत बारिशें वगैरह भी चाहिए होती हैं, और ये ज़्यादा जो हमारा हिली रीजन्स होते हैं जम्मू प्रोविंस के, वहाँ पे ही उगाई जाती है। ठीक है, टी जो है वो उगाई जाती है हमारे जो प्रोविंस में हिली रीजन्स वगैरह आते हैं। ठीक है बेटा, आंसर जो है 10th वाले क्वेश्चन का आपने देना है कमेंट बॉक्स में कि ये राबी है या खरीफ क्रॉप है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स ये वही वाले सीड्स हैं जो मैंने आपको बताया, मस्टर्ड वगैरह सीड्स, कि कहाँ पे उगाए जाते हैं, ये वही वाले आपको देखने हैं। ठीक है, और ये गनहार जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके तेल के लड्डू वगैरह बनते हैं, ये सारा का सारा वही है। अब हमने बात करनी है 2 और क्रॉप्स की, मिलेट्स की और कॉटन की। किसकी बात करनी है बच्चे, मिलेट्स यानी कि ज्वार और बाजरा, उसकी बात करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो ज्वार बाजरा उगता है ना उसको चाहिए था हॉट और ड्राई क्लाइमेट, यानी कि ये कौन सा आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा खरीफ। ठीक है, ये आ गया हमारा खरीफ, हॉट और ड्राई क्लाइमेट।
रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर ही चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती। अभी ज्वार बाजरा जब उगता है ना, ये हमारे कैटल्स के लिए, हमारे ये जो गाय भैंस वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनको चारे की तरह देते हैं। जैसे कि हमारे जम्मू का कंडी इलाका होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। सांबा हो गया, कठुआ हो गया, हीरानगर हो गया, जम्मू तहसील हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये उगाया जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो मतलब ये जो जानवर वगैरह हैं उनको अच्छे से खाना वगैरह मिल जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्रॉप की तरफ, जिसका नाम है कॉटन। इट नीड्स रिच एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और इसमें मॉइस्ट ब्लैक सॉइल चाहिए। जो फेवरेबल कंडीशन होती है ना कॉटन की, तो वो ब्लैक सॉइल ही होती है। इसीलिए तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एलुवियल सॉइल है। लेकिन एक हमने लास्ट सेक्शन में मतलब डाल दिया है क्रॉप की, हमारे यहाँ पे कॉटन भी उगता है, और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, इसलिए मैंने डाला है। ज़्यादा जो मतलब कॉटन जो उगाई जाती है वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, लेकिन हमारे जो जम्मू प्रोविंस में है वहाँ पे आउटर प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉटन की खेती होती है, कॉटन उगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको एक लास्ट क्रॉप डाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ही उगाई जाती है, और जो कि ज़्यादा डेक्कन प्लेट्यू वाली साइड उगाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे जो जम्मू के प्रोविंसेस हैं, जम्मू के आउटर प्लेन्स जो मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे एलुवियल सॉइल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिच डिपॉजिट्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। अब मैं क्वालिटी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल में जो कॉटन उगती है वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की होती है, एलुवियल में इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ये था आपका बच्चे पूरा लेक्चर, जो कि मैंने आपको क्रॉप्स ऑफ JNK के बारे में करवा दिया है, ठीक है। क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ MCQs डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर की तरफ आएंगे। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया कि आपने मुझे बताना है टी के बारे में कि वो कौन जो टी है वो एक राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, वो सारे के सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा बताओगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स वगैरह अच्छे से क्लियर होते जाए। थैंक यू बच्चों।